गांधी मैदान में। लेकिन जयराम महतो के प्रोग्राम में इतने ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लोग कवर करने वहीं पे थे। जयराम दादा इतना भीड़ हो गया आपके रैली में? देखिए, हम लोग दर्द के कारण यहाँ तक उदय होकर आए हैं और मेरा मानना है जो हमारे पॉलिटिकल नेता जैन माजपू कांग्रेस बीजेपी जो भी दल है, अगर वो अच्छा काम करते हैं, यदि वो गरीबों के हितार्थ के लिए काम करते हैं, अपनी पूंजियों पर लगाम लगाते हैं, तो मुझे लगता है एक साधारण परिवार से आने वाला जयराम महतो और मेरे साथी आज यहाँ पर नहीं। आज के डेट में पॉलिटिक्स में स्थापित हो पाना भी बिना धनबल के, बिना किसी कंपनी के संरक्षण के, ये बहुत ही चैलेंजिंग और चुनौती का विषय है। इसलिए मेरा मानना है उन्होंने हमें मौका दिया है, उन्होंने हमें जगह दिया है। अगर वो अच्छी नीति लेकर आते तो हम यहाँ तक नहीं सकते। और एक बात और, हम लोग कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रहे थे प्रदीप तिवारी का, तो वो बोल रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव में काहे नहीं लड़ जाते हैं, पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जब 24 रट लगाए हैं तो 24 में ही करें। 24 में ही लड़े, उससे पहले नहीं लड़े? नहीं, हम लोग कहीं नहीं लड़ेंगे, उससे पहले नहीं लड़ेंगे। हम लोग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम लोग बदलाव चाहते हैं और हमें पता है कि उपचुनाव से क्या हो। 6 महीने के लिए हम लोग क्यों आएंगे और अभी उस सीट में क्यों आएंगे भाई कि जहाँ उनका देहांत हुआ है, किसी के जहाँ हम लोग नहीं कहेंगे कि मैंने किसी को मरते हुए देखकर आप लोग पहुँचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग वहाँ कोई अभी प्लानिंग नहीं बनी है, हम लोग 24 में ही आएंगे और बेहतर तरीके के साथ आएंगे, मजबूती के। मतलब पूरा प्लानिंग हो गया है कि विधानसभा और लोकसभा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हर जगह से उतारेंगे। मैंने लगभग 70% सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स। तो सबसे पहला जो महासभा आप लोगों ने चुना, ये हजारीबाग ऐसा जगह क्यों चुना? देखिए, हजारीबाग को हमने इसलिए चुना कि जहाँ से भी शुरुआत होना चाहिए उसका ऐतिहासिक कारण होना चाहिए। हजारीबाग मैदान था गांधी का मैदान, लोकतंत्र की जो ढांचा है उसमें गांधी का योगदान है, गांधी की विचारधारा है, गांधी का देश है। हजारीबाग इसलिए चयन किया गया कि हमारे राज्य का सबसे प्राचीन जिला है, जिसकी स्थापना 1833 में हुई। तो प्राचीन जिला यानी एक प्राचीनतम का भी अनुभव किए, हजार बागों का शहर हजारीबाग। और आज के डेट में वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं तो हजारीबाग में है गोंदलपुरा, बड़का गाँव, NTPC, आम्रपाली, मगध, त्रिवेणी संगम, सबसे बड़ी समस्या। तो इन विषयों पर यहाँ के सांसद बोलते ही नहीं। अगर ये बोलते तो हम गांधी मैदान में क्यों आते? गांधी मैदान तो उनका था, उनको सुनने के लिए भीड़ होती, जयराम महतो को सुनने के लिए लोग नहीं आते। तो इसलिए आज हजारीबाग को चयन किया गया। हजारीबाग में भी समस्याएं बहुत ज़्यादा। बाहर के लोग जैसे बोलते हैं कि जो भीड़ आ रहा है जरूरी नहीं कि वोटर होगा। हाँ, सही है, बिल्कुल उनकी बातों को हम नकार नहीं सकते, सीखते हैं। जब भी आलोचनाएं होती है सीखते हैं, सही बात है। भीड़ को वोट में तब्दील करना चुनौती। तो अगर युवा हैं और चुनौती को स्वीकार ना करें तो फिर युवा होने का क्या? और एक जनता का, जब से आपने बोला कि आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो मेरे पास एक जनता का रिकॉर्डिंग है। वो बोल रहा था कि आपने कहा कि 250 रुपये का हम टी शर्ट पहन के आए हैं, चप्पल पहन के आए हैं रैली में, तो क्या जब MLA MP बन जाइएगा, वो बोल रहा था कि तब भी जयराम महतो क्या ऐसे ही रहेंगे कि वो आज अब नेता जैसे बदलते हैं? बाकायदा उस चैनल में हमारा इंटरव्यू है जिसका व्यू एक बार 44 मिलियन गया था, यानी बहुत लोग आपको देखते हैं। पूरी ईमानदारी निष्ठा पूर्वक घोषणा करते हैं, हम कहाँ जाएं, जहाँ जाएं, हमारी जो शालीनता है, जो हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं, ये स्वभाव रहेगा। और वचन देते हैं अगर हम लोग को लोकसभा या किसी भी हाउस में जाने का अवसर मिला, कसम इस मिट्टी की यही टी शर्ट होगा, इस टी शर्ट यही टी शर्ट होगा, गौर कर लीजिए, यही टी शर्ट होगा, मिस यू चांस फॉरएवर, यही टी शर्ट से हम लोकसभा अगर मौका मिला तो हम इसी टी शर्ट में रिप्रेजेंटेटिव पहना देंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल तो मुकरिएगा नहीं है ना? वो करने वालों में वादा करते हैं, वो करने वालों में होते तो अभी तक बहुत सारा ऑफर आ चुका था MP चुनाव के लिए। अच्छा। आज के डेट में एक 28-29 साल का लड़का MP बनना PM बनने के बराबर है, चल जाते हैं लोकसभा के लिए। और सेंट्रल पार्टियां लॉबी कर चुकी हैं, अब स्पष्ट है। तो मतलब एक दौर आएगा जहाँ की आप 5-6 सीट लेके आ जाएंगे अगर JB केस से, और सरकार बनाना होगा तो क्या आप मुख्यमंत्री के लिए दावा करेंगे? देखिए, वो तो उस समय की परिस्थितियाँ बात हैं, लेकिन हम लोग जब भी जाएंगे, अगर मान के चलिए हम लोग सरकार का हिस्सा बनने जाएंगे तो हम लोग जनता के बीच एक रायशुमारी करेंगे। जी, आपकी क्या राय है कि हम, तो जनता हमें आज जैसे हम बोले अगर छात्र की नीति बनाएंगे तो तमाम जिस प्रकार बाकायदा सरकार BDO को CO को DC को लेटर जारी कर दिए, हम लोग तमाम छात्र इकाइयों को, तमाम पढ़ने वाले छात्रों के नाम से लेटर जारी करेंगे कि हम लोग छात्र की नीतियाँ बना रहे हैं। आपका ड्राफ्टिंग क्या है? आपके पास कुछ ड्राफ्टिंग है तो भेजिए, उसी के साथ हम लोग चर्चा करते हुए नीति बनाएंगे। और एक सवाल जैसे मैंने पिछले ही इंटरव्यू में किया था कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग बोलते हैं कि जयराम जो कुछ लोगों का नेता बन के रह गया है, महतो कम्युनिटी और कुछ कम्युनिटी का, इस पर आपने जवाब दे दिया था। लेकिन अभी जो एक सवाल और है मेरा कि जो बाहरी लोग हैं वो भी वोटर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे जो बाहरी MP MLA को चुना है, जो अभी भी विधानसभा में और लोकसभा में है, तो वो बाहरी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके प्रति जयराम महतो का क्या परसेप्शन बना हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप समानता की बात करते हैं, किसी का अधिकार को छीनने की बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है हमें हमारी इस आंदोलन से किसी को आपत्ति नहीं है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे बाहर के लोग हम आपको दिखाएंगे, बाकायदा वो कमेंट में लिखते हैं कि दादा हम बिहार से, लेकिन आपका जबड़ा फैन है। बहुत सारे मैसेज आपको अनगिनत दिखाएंगे। इसका मतलब है कि जो पीड़ित है, जो चाहता है कि भाई क्यों किसी को छीने, मेरा जो हिस्सा है, बराबरी की बात हो, समानता की बात हो, एक बात बोलिए।
जब हम राज्य का अलग निर्माण किए, तो इस राज्य में विधि व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, इस राज्य में शासन प्रशासन में हमारे लोग होने चाहिए, लेकिन नहीं होने के कारण साजिश से बाकायदा अभी इन चीज़ों पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको बात कर लेते हैं, जो कि हम अपना ही साल का बात करते हैं। हमने 2011 में इंटर का एग्जाम दिया, 2011 जिसमें जैक बोर्ड का रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का 28%। हालांकि हमारी मेहनत थी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर गए, और एक समय साइंस लेके पास करना यानी जंग जीतने के बराबर था। 28% रिजल्ट समझ रहे हैं फैज भाई। उसके एक साल पहले आपका 2010 का रिजल्ट था आपका आई थिंक 30%, 2010 में 30%, 2011 जो हम लोग मेरा साल है जिसमें हम दिए हैं 28%, और उसका जो नेक्स्ट साल था मेरे बाद का 2012 38%। यानी सोचिए जो जैक नाम यानी जो झारखंड की संस्था है जहां 95 टू 99% बच्चे झारखंड के पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट है 30%, उसका रिजल्ट है 28%, उसका रिजल्ट है 38%। बाकायदा उस साल 42% कॉमर्स का, 47% आर्ट्स का, यानी आधे से ज्यादा संख्या में छात्र फेल हो रहे। इट्स प्लानिंग, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। वही बच्चा अगर सीबीएसई में जाता है तो 80 लेके निकल जाता है। दो से कर देते हैं सही क्या दो कुछ तो, या फिर आपकी जो कुछ तो होगी, कुछ तो बातें होंगी कि एक ही घर का दो। चलिए आप एकदम बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। एक ही परिवार के दो भाई, दोनों का समान दिमाग, समान बुद्धि, समान तरीका पढ़ने का लिखने का, लेकिन वो झारखंड के अगर साइंस लेके पढ़ा है तो वो 45 टू 50 में सिमट जा रहा है, और जैसे ही अगला संस्थान में जा रहा है वो 90 तक स्कोर कर रहा है। क्यों? आखिर क्यों? रीजन क्या? सिर्फ झारखंड के साथ ही है। 28% रिजल्ट समझ रहे हैं, 72 को फेल हो रहे हैं। पढ़ नहीं रहे क्या यहाँ के? नहीं पढ़ नहीं रहे, इट्स बिग प्लानिंग कि इनको मौका ही नहीं देना। अच्छा ठीक है, अब चलो आप बोले कि पढ़ नहीं रहे, ठीक हो सकता है नहीं पढ़ रहे हैं। 2004 में एक बहाली आई थी प्राइमरी टीचर से, उसमें ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक मांगा गया था, और अभी भी प्राइमरी टीचर को है कि इंटर प्लस डीएलएड। अगर मेरी जानकारी सही है तो आप विश्वास कीजिएगा कि हम भी हर चीज़ नहीं जानते हैं। हाँ ठीक है। प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना यानी 1 to या फिर 0 to 5, यानी आपको चाहिए डीएलएड प्लस इंटर। लेकिन झारखंड में 2004 की जो पहली बहाली थी प्राइमरी टीचर की, उसमें मांगा गया था बीएड।